अस्सलाम वालेकुम जी। समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। 2008 वो साल जिसमें आईपीएल का पहला एडिशन आया और इस एडिशन के अंदर जिस तरह के हम सब जानते हैं पाकिस्तान के नामवर प्लेयर, एक ही ऐसा एडिशन आया गुज़िश्ता 17 सालों में जिसमें उन्होंने शिरकत की और लाखों नहीं करोड़ों कमाए। लेकिन दुख की बात यहाँ पे ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है ज़माने की कि उसके बाद कभी भी वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाए। करोड़ों क्या अरबों रुपया कमा सकते थे। आज जो उनसे नीचे थे प्लेयर वो अरबपति बन गए हैं इस आईपीएल को खेलते खेलते, इस लीग को खेलते खेलते। आज ये सारा टॉपिक हम अपने पहले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे और दूसरे सेगमेंट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कलकत्ता नाइट राइडर। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। किंग खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग की टीम इस वक्त फाइनल्स में पहुंच चुकी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कलकत्ता नाइट राइडर के ऊपर, शाहरुख खान की कंपनी के ऊपर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसके अलावा जो भारत की और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सब की एक कमेटी बैठ गई है, तहकीकाती टीम बैठ गई है। और इस आग ने ना सिर्फ जूही चावला बल्कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से हटते 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 इंडिया की राजनीति को, इंडिया की बड़ी बड़ी पार्टीज को अपने गर्दाब में लपेट लिया। इस सब के हवाले से आज मैंने फिर से बात करने के लिए दावत दी है सत्तार खान साहब को। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। ज़रा आज इस चीज़ पर रोशनी डालें। बड़ा ही दहकता हुआ टॉपिक है। हिंदुस्तान में मुझे पता है राजनीति और खेल ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है, एक ही जिसे कहते हैं ना थाली के चट्टे बट्टे। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए इस सारे मामले को। 2008 जो पहला था ना इनॉग्रल आईपीएल, उसमें एक मौका मिल गया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। बिल्कुल नीलामी हुई, बिड हुई और उसमें 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के लिए सिलेक्ट हुए। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज थी ना उनके लिए सिलेक्ट हुए। 2008 के बाद बदकिस्मती से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर व बेशतर ठीक नहीं होते। जब ताल्लुकात ठीक नहीं होते तो उसका असर, इम्पैक्ट आता है बहुत सारे और हिस्सों पे, ज़िंदगी के बहुत सारे और हिस्सों पे जाता है। और वही इम्पैक्ट जो था जी, वो क्रिकेट पे भी गया, क्रिकेटर्स पे भी गया। ये एक लिहाज से क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बदकिस्मती थी कि 2008 का एक ही आईपीएल खेल सके जो इनॉग्रल आईपीएल था, जो पहला आईपीएल था। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। ठीक। अब हुआ ये था, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे उनकी बिड मनी जो थी ना वो 12 करोड़ 84 लाख थी उस वक्त टोटल। आज तक 2023 तक 80 अरब रुपया सैलरी अकाउंट में जा चुका हुआ है आईपीएल के खिलाड़ियों के। 80 अरब भारतीय रुपया। हाँ, तो 80 अरब में पाकिस्तानी तो करीबन 150 अरब बन गया। 150 अरब कह लो। उसमें ये हुआ कि इनकी जो परसेंटेज थी, शरह थी पाकिस्तानियों की, वो 0.3%, यानी 0.3%। एक ही आईपीएल खेला, बिल्कुल ऐसी। उसमें ये हो गया। अब वो 11 के 11 खिलाड़ी जिस कीमत पे बिके थे, नीलामी हुई थी, बोली हुई थी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक खिलाड़ी था, उस वक्त भी उसका नाम विराट कोहली था, आज भी उसका नाम विराट कोहली है, बड़ा मशहूर। 2008 में सबसे, इन 11 के 11 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे, सबसे कम बोली जो लगी थी वो विराट कोहली की लगी थी। इनके मुकाबले में सबसे कम 12 लाख रुपए की बोली लगी थी। और पाकिस्तानी प्लेयर जो लास्ट आखिरी जो बोली थी वो 40 लाख रुपए थी। विराट कोहली की 12 लाख रुपए बोली लगी थी। आज विराट कोहली आईपीएल से सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से 2 अरब के करीब कमा चुका हुआ है। 200 करोड़। यानी कि वो खिलाड़ी, मैंने उस खिलाड़ी की मिसाल दी है जो बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, बादशाह उसे, आज के दौर का क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है, अनडाउटेडली। नो डाउट। 12 लाख रुपए इसकी नीलामी हुई थी विराट कोहली की 2008 में आईपीएल में। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो आखिरी सस्ता तरीन खिलाड़ी था उसकी बोली 40 लाख रुपए लगी थी उस वक्त। यानी कि आखिरी जो सस्ता तरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी था वो 28 लाख रुपए ज़्यादा महंगा था विराट कोहली से। ठीक है। बदकिस्मती इसी को कहते हैं कि सारी दुनिया वहाँ से पैसा बना रही है। हमारे उनके ताल्लुकात नहीं रहे। वो हो गया। अब शाहिद आफरीदी टॉप पे था। अच्छा, उस सारी बिड मनी में उसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए शाहिद
आफरीदी की करीबन 3.25 करोड़ रुपया। हाँ, ये उस वक्त बिड मनी हुई थी, ठीक है। नीलामी में गए थे, दक्कन चार्जर ने लिया था। दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद आसिफ, उनका 2 करोड़ 61 लाख था। और उनको दिल्ली डे डेविल्स, आजकल जो दिल्ली कैपिटल है, उसने अच्छा, लिया उसका था। नाम चेंज हो गया। शुएब मलिक तीसरे नंबर पे थे, जिनका 2 करोड़ था। वो तो बड़े मशहूर। शुएब अख्तर जिनका चौथे नंबर पे थे, 1 करोड़ 70 लाख रुपए था। उसके बाद यूनुस खान थे, 90 लाख रुपए था। उमर गुल थे, 60 लाख रुपए था। कामरान अकमल थे, उनका भी 60 लाख था। मिसबाउल हक का 50 लाख रुपए बोली हुई थी। सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज और सलमान बट 40-40 लाख रुपए में बिके थे। ठीक। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं 11 जी। जो कलकत्ता नाइट राइडर, इत्तेफाक की बात है, कलकत्ता नाइट राइडर जो इस वक्त फाइनल में पहुंच गई है। कलकत्ता नाइट राइडर ने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो 11 थे ना, 11 में से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर ने रखा था, शाहरुख खान की टीम ने। ठीक है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जो पहला IPL जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ऐसे ही ऐसे। उन्होंने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सर्विसेज को हायर किया था। फिर आता है दिल्ली डेयर डेविल, जो आज का दिल्ली कैपिटल है, उन्होंने 2। फिर ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और ये दक्कन चार्जर, एक इन्होंने लिया था। बात उसमें ये है कि हमने देखना है कि ये किस किस खिलाड़ी के मुकाबले में महंगे तरीन बिके थे उस वक्त। ठीक। एक तो विराट कोहली का बता दिया, 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली से महंगे बिके थे उस वक्त। विराट कोहली बेचारे की 12 लाख थी। आज विराट कोहली 2 अरब रुपए कमा चुका हुआ है IPL से, खाली IPL सैलरी के जुमरे में। मैं तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज की बात स्पॉन्सर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा मैं। 12 लाख रुपए लेने वाला विराट कोहली आज 17 साल बाद 2 अरब रुपए कमा चुका हुआ है IPL से। ऐसी हमारा खिलाड़ी जो सारे के सारे 11 खिलाड़ी विराट कोहली से महंगे बिके थे, ठीक, वो बेचारे उसी जगह पे खड़े रहे, क्योंकि उनको दोबारा मौका नहीं मिला। 2008 के बाद दोबारा IPL खेलने का मौका नहीं मिला। शाहिद अफरीदी थे, किससे महंगे थे? अपने दौर का साउथ अफ्रीका का गिब्स था, हर्षल गिब्स, ठीक है, उससे महंगा था। गिब्स ने 8 करोड़ रुपए कमाया IPL से। शाहिद अफरीदी वही एक IPL खेलने के बाद 2 करोड़ 71 लाख। खामोशियाँ। VV लक्ष्मण थे, उन्होंने 6 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए। और VV लक्ष्मण कप्तान बनते हैं किसके? दक्कन चार्जर के 2008 में, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस ये होती है एज ए कैप्टन कि दिल्ली दक्कन चार्जर 6 मैचों में से 5 मैच हार जाती, 1 मैच जीतती है। अच्छा। 2009 में एडम गिलक्रिस्ट वो कप्तान बनते हैं दक्कन चार्जर के, ठीक है, लक्ष्मण की जगह। ठीक। और 2009 में दक्कन चार्जर IPL टाइटल जीत जाता है। ये ट्रेजेडी होगी ना। उसके बाद ये है कि चमिंदा वॉस श्रीलंका का था, वो भी सस्ता बिका था शाहिद अफरीदी से। न्यूजीलैंड का प्लेयर, ये मैं बड़े प्लेयर निकाले हैं, छोटे प्लेयर नहीं निकाले, जिनका उस वक्त में बड़ा नाम था। ठीक है, बड़े प्लेयर थे। जो पुराने क्रिकेट को देखते हैं वो वाकई कह रहे होंगे बड़े प्लेयरों का नाम कोट कर रहे हैं, छोटे प्लेयरों का नहीं कर रहे। ऐसी जो उस वक्त समझ लें कि वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुल्कों के लिए क्रिकेट के बादशाह थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं वजीरों की मशीरों की बात नहीं कर रहा क्रिकेट की, मैं क्रिकेट के बादशाहों की बात कर रहा हूँ। ठीक। कि शाहिद अफरीदी उनसे ज्यादा महंगा बिका था। स्कॉट सायरस, ठीक है, उससे ही महंगा था। अब दूसरे नंबर पर महंगा तरीन खिलाड़ी जो पाकिस्तानी बिका था 2008 में, वो मोहम्मद आसिफ था। ठीक है। मोहम्मद आसिफ किससे महंगा बिक रहा है? KD कार्तिक से। अच्छा। और AB डिविलियर्स एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है, नो डाउट। और AB डिविलियर्स 1 अरब रुपया कमा चुका है अब तक IPL से, रिटायर हो चुका है, छोड़ दिया उन्होंने। 1 अरब रुपया वो IPL से कमा चुका है। वो सस्ता था, मोहम्मद आसिफ से भी सस्ता था और शाहिद अफरीदी से भी सस्ता था। ठीक। ये अरबपतियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अरब रुपए से ऊपर कमाया। ठीक। एक विराट कोहली था, एक AB डिविलियर्स था। ठीक। ये सस्ते बिके थे, सस्ती नीलामी हुई थी 2008 में IPL में, और बाद में देखो मुसलसल खेलते रहे। इसे किस्मत की सितम ज़रीफी कह सकते। ग्लेन मैगरा, हाँ जी, मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर मैगरा था। उसकी रीजन
इतना एक्यूरेट बॉलर मेरी नज़र में मैंने नहीं देखा था, इतना एक्यूरेट बॉलर। लाइन लेंथ वो कभी ये नहीं हुआ कि बॉन्गी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ बॉन्गी मार जाए। फास्ट बॉलर की गेंद बाहर जा रही हो ना तो हम उसे कहते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं, बॉन्गी मार गया यार, एडा बड़ा बॉलर है कि लेग साइड तो गेंद ने बहुत बार छुड़ती, या ऑफ साइड पे बहुत बार गेंद पे। मैग्रा का इतना था, इतना एक्यूरेट था कि कई दफ़ा कंफ्यूजन होती थी कि यार इसको समझ नहीं आती कि एक अद्धी वाइड भी दे दे, अच्छा एक अद्धी फुल टॉस दे दे। मैग्रा से भी ज़्यादा महंगा मोहम्मद आसिफ बिका था। वो भी कहते हैं मैजिशियन कहते हैं उन्हें। जो भी कहते हो मजिशियन सस्ता बिका था मोहम्मद आसिफ से। शाहिद अफरीदी तो बहुत ऊपर की बात है, मैं दूसरे पे आया हूँ नंबर जी पे। जी शुएब अख्तर, वो तो फेमस ही उधर से। नहीं, मेरी थोड़ी बहुत अगर किसी ज़माने में इस्लामाबाद में गपशप रही है, उठक बैठक रही है, तो शुएब अख्तर से रही है। झटका आदमी, झटका आदमी। तो शुएब अख्तर, रिकी पॉन्टिंग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान के तौर पर, रिकी पॉन्टिंग उससे ज़्यादा थी कीमत। ठीक है। फिर रिकी पॉन्टिंग जो था ना, इस बेचारे के साथ भी एक ट्रेजिडी हुई जो लक्ष्मण के साथ हुई थी। रिकी पॉन्टिंग कैप्टन हुआ था मुंबई इंडियंस का, लेकिन मुंबई इंडियंस आईपीएल नहीं जीती थी। जो ही रोहित शर्मा ने रिप्लेस किया रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस की, ठीक है, मुंबई इंडियंस पहला अपना आईपीएल टाइटल जीत गया था। ये ट्रेजिडी इसको कह लो, इसको मैं ट्रेजिडी कहूँगा। उसके बाद देखें कि शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ दोनों को इकट्ठा रखा जाए जी। एक अजहर महमूद थे, कई लोग इस वक्त, सर वो तो बाद में भी खेलते रहे। अजहर महमूद का ये था कि ही वाज नॉट पाकिस्तानी, डुअल नेशनल, ही वाज ब्रिटिश नेशनल। ओके ओके ओके। वो 2008 में और उसके बाद भी एज ए ब्रिटिश नेशनल वो बिका वहाँ पर, नॉट पाकिस्तानी नेशनल। ऐसी अगर पाकिस्तानी नेशनल होता तो अजहर महमूद भी सिर्फ 2008 का इलेक्शन ही वो खेल सकता था, आईपीएल खेल सकता था। जिस तरह यासिर अरफात एक पाकिस्तानी बॉलर थे, वो भी बाद के 1-2 एडिशन में आए थे नजर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बहुत बड़ा नाम था। अजहर महमूद तो नो डाउट, बड़े और आते हैं लेकिन मैंने उनका नाम नहीं इंक्लूड किया। ठीक ठीक। वो ये बहुत बड़े अपने दौर के थे। अजहर महमूद भी बेचारा खेलने के बावजूद भी 2,57 रुपए कमा सका आईपीएल में, जो मोहम्मद आसिफ और शाहिद अफरीदी से नीचे थे। ठीक, उन्होंने एक खेला, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ ने जी। अजहर महमूद ने ज़्यादा मैच खेलने के बावजूद कम पैसे कमाए। उसके बाद शॉन पॉलिक अपनी जगह पर, एक वो भी क्या बात था, क्या फास्ट साउथ अफ्रीकन, ठीक है, वो भी सस्ता, इन दोनों से सस्ता। बिल्कुल ऐसी। ज़्यादा आईपीएल खेले लेकिन उतने पैसे नहीं कमा सके जो इन दोनों ने, शाहिद अफरीदी ने और मोहम्मद आसिफ ने एक ही मैच में कमाए थे। ठीक है। उसके बाद हाशिम आमला एक था, वो तो मौलाना हाँ जी, मौलाना साहब बहुत अच्छा खेल। हम उसको वैसे उस पर जब क्रिकेट देखते थे तो हम कहते हैं मौलाना खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, मतलब ये था कि मौलाना, डर लगता है मौलाना से, बहुत कमाल का बैट्समैन, ठीक है, लेकिन वो भी सस्ता, उसने 2 करोड़ कमाए, बेस्ट ओपनर, ठीक है, 2 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि शाहिद अफरीदी ने 2 करोड़ 71 लाख, मोहम्मद आसिफ ने 2 करोड़ 61 लाख और ये हाशिम आमला ने 2 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने एक एक मैच खेला था, सिर्फ एक आईपीएल खेला था, इन्होंने ज़्यादा खेले। ये हो गया। उसके बाद ये है कि एक चीज़ होती है जो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे कोट करना चाहूँगा जी। वो ये होता है कि एक तो होती है बिड मनी जी, एक ही होती है वैल्यू मनी। ठीक है, वैल्यू मनी वाज मोर देन द बिड मनी। ओके ओके ओके। इसमें मैं 4 खिलाड़ियों को कोट करूँगा जी। सुहेल तनवीर, 40 लाख रुपए में ये बेचारा, इसकी नीलामी हुई थी, बिड मनी मुनासिब पैसों, 40 लाख, लेकिन इसकी जो वैल्यू थी, जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, 8 करोड़ रुपए का निकला था। उसकी वजह बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है, और वो तो उसमें बेस पे कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। और वो तो उस आईपीएल के चैंपियन थे। 8 करोड़ रुपए। और ये बात बता दूं कि 2008 में जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था वो MS धोनी था, जो 6 करोड़ रुपए में बिका था। मतलब सुहेल तनवीर उनको भी सरपास कर गए वैल्यू में ना, वैसे तो 40 लाख रुपए में बेचारा बिका था, लेकिन वैल्यू मनी में वो 8 करोड़ था। दूसरे नंबर पर उमर गुल था, ठीक है, वो सिर्फ 60 लाख रुपए में बिका था, लेकिन उसकी वैल्यू मनी थी जो वो 6 करोड़ 17 लाख रुपए थी। यानी कि ये भी MS धोनी से 17 लाख रुपए ऊपर था।
तीसरे शोएब अख्तर आया था जिसकी बिड मनी 1,70,00,000 थी, ठीक है। लेकिन वैल्यू मनी 4,80,00,000 रुपए। चौथे नंबर पे कामरान अकमल आया था, वो 60 लाख रुपए में बिका था, लेकिन उसकी बिड मनी उसकी वैल्यू मनी 4,70,00,000 थी। ठीक ये है। 4 बंदों का मैंने सिर्फ जिक्र किया जो मशहूर है। हाँ ठीक है, 11 में से। फेमस बिल्कुल। वजह क्या थी कि बिड मनी जितने में बेचारे बिके थे और वैल्यू मनी जो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो वैल्यूएशन करते हैं ना मुख्तलिफ एरियाज की, उसके बाद जो वैल्यू मनी उनकी डिटरमिन हुई थी ना, इसमें बेचारे बहुत आगे थे, 4 के 4। लेकिन किस्मत ख़राब के दोबारा मौका नहीं मिला। अब ये 4 के 4 जो खिलाड़ी थे, सुहेल तनवीर पहले आता है कि उसका जिक्र किए बगैर ना 2008 का पूरे 2008 की आईपीएल का जिक्र अधूरा लगेगा अगर सुहेल तनवीर को आज डिस्कस नहीं करोगे। पूरे के पूरे आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ जी। पर्पल कैप क्या होती है? पर्पल कैप होती है जिसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हों। ठीक है। आज भी आईपीएल में पर्पल कैप उसको दी जाती है जिसने सबसे ज्यादा विकेटें आईपीएल में ली। ठीक है। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जिसने सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए हों। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली पर्पल कैप आईपीएल की वो सुहेल तनवीर को मिली थी, 22 विकेटें ले गया था टूर्नामेंट में पर्पल कैप सुहेल तनवीर को मिली। ठीक है। उसमें एक रिकॉर्ड सुहेल तनवीर ने बनाया था कि 14 रन दे के 4 विकेटें ली थी। ठीक है। 2008 में बनाया था, 2019 तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका था आईपीएल में। 2019 में जाके अगर रिकॉर्ड टूटा है तो किस तरह टूटा था कि 4 विकेटें हैं लेकिन 12 रन के बस। अच्छा। सुहेल तनवीर ने 4 विकेटें ली थी, 14 रन के बस। रिकॉर्ड टूटता है 2019 में, यानी 11 साल बाद जा। वो भी विकेटों के हिसाब से नहीं टूटा, रन्स के हिसाब से। रन्स के हिसाब से कि रन्स कम थे। ऊपर से बड़ी बात, राजस्थान रॉयल फाइनल में पहुंच जाता है। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग सबसे बड़ी मजबूत टीम, कामयाब टीम आईपीएल की वो चेन्नई सुपर है कि फाइनल में कितनी दफा गई, फाइनल जीता कितनी दफा, रनर अप कितनी दफा रही। चेन्नई सुपर किंग उसके अगेंस्ट खेलते हुए अब ये है कि विकेट पे कौन खड़ा है? 2 बंदे खड़े हैं ऐसी। सुहेल तनवीर खड़ा है और शेन वॉर्न खड़ा है। शेन वॉर्न कप्तान था राजस्थान रॉयल्स का। फाइनल चल रहा है। फाइनल है ये। आखिरी ओवर रह गया। बालाजी थे, बड़ा अच्छा बॉलर था। हाँ जी। मुझे भी पसंद था बालाजी, वो चेन्नई सुपर किंग का। ठीक। 8 रन से आखिरी ओवर में। ठीक। शेन वॉर्न कहता है मैं दुआ कर रहा था कि विनिंग शॉट सुहेल मारे। क्यों? वो कहता है मैंने आउट हो जाना था, प्रेशर नहीं बेयर कर रहे। शेन वॉर्न बैट्समैन नहीं ना था। तो सुहेल तनवीर इज नॉट आल्सो नॉट अ बैट्समैन। ना तुम्हें किसने कहा? सर देखिए मेरी बात सुनिए, सुहेल तनवीर आप उसे ऑलराउंडर समझते हैं यार। सुहेल तनवीर जब लपेटा मारता था, उसका लपेटा मशहूर हो गया था। वो खब्बे हाथ से जब लपेटा मारता था ना तो बाउंड्री के दूसरी नुक्कर ही गेंद चली जाती थी। ठीक है। एक दफा हो जाए ना तो बंदा कहना तुक्का मारा। वो कई दफा मार चुका था। 2007 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफी अच्छी बैट्स। ठीक है ना। ठीक तो इस वजह से शेन वॉर्न कहता है कि मेरी दुआ थी कि ये ज्यादा बैटिंग करे, मैं आउट ना हो जाऊं। मैं आउट हो गया, कप्तान आउट हो गया, फाइनल हार गया तो मेरे ते गल ना आ जाए। ठीक है। वो कि मैं बैट्समैन नहीं हूं, मैं तो बॉलर हूं। लेकिन पहला एडिशन है आईपीएल का। लेकिन ये है कि सुहेल तनवीर खेले। ठीक है। और कुदरत ने कोई भी ये मंजूर था, शेन वॉर्न की दुआ भी ये थी और सुहेल तनवीर जो था ना वो भी यही चाह रहा था कि आखिरी विनिंग शॉट मैं मारूं ताकि तारीख में मेरा नाम रहे कि आईपीएल जो पहला आईपीएल था उसका फाइनल राजस्थान रॉयल ने जीता और विनिंग शॉट कौन मार रहा है? सुहेल तनवीर। सुहेल तनवीर मार रहा है। सुहेल तनवीर ने विनिंग शॉट मारी थी। अब सुहेल, ये आप देख लें कि फाइनल हो चुका हुआ है जी, सामने सब कुछ डिस्कस हो रहा है। सुहेल तनवीर से ज्यादा कोई डिस्कस नहीं हुआ। पूरे टूर्नामेंट को देखते हुए ऐसे लगा जैसे आने वाले वक्तों में आईपीएल में जो टॉप अर्नर होंगे, जिनकी बिड मनी सबसे ज्यादा होगी जी, वो सुहेल तनवीर होगा। ऐसी। लेकिन नसीब नहीं था क्योंकि 2008 पहला और आखिरी था आईपीएल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। उसके बाद क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। सर अब ये देखो कि इसमें बात ये होती है, उमर गुल था। उमर गुल ने 12 विकेटें ली थी जी, और उसमें उसने भी 4 विकेटें एक मैच में ली थी। ठीक है। अब उमर गुल का ये था कि उमर गुल बैट्समैन, अभी आप कह रहे थे ना सुहेल तनवीर के बारे में, तो उमर गुल के बारे में भी यही है कि जब वो उठाता है ना, अगर उसकी चीज़ें उठनी शुरू हो जाएं
बैट उसका उठना शुरू हो जाए और बैट के ऊपर गेंद आया तो गेंद भी उठनी शुरू हो जाए तो चंगा भला स्कोर मार देता है। हाँ जी, एक उसने स्कोर मारा था 39 स्कोर तूफानी अंदाज में, जी। 34 तो चौके छक्के थे। ये बात अब्दुल रज़ाक के 34 बारे में भी मशहूर है। नहीं, इस वक्त तो हम उमर गुल को डिस्कस कर ठीक। रहे हैं। उमर गुल ने 39 स्कोर मारा, 34 स्कोर थे, 34 में से 5 छक्के 1 चौका था, मैच विनिंग, मैच जिता गया। मतलब इनिंग ही मैच विनिंग। अब शुएब अख्तर का आया था, वो तिखापन शुएब अख्तर का, पता नहीं कहाँ कहाँ शुएब अख्तर के लिए मसले खड़े करेगा। ये भाईजान ने सिर्फ 3 मैच खेले थे, ठीक है, और 6 विकेटें ले गया था। ठीक है। एक मैच में दिल्ली डेयर डेविल्स के अगेंस्ट 4 विकेटें ले गया था, उड़ा के रख दिया था दिल्ली डेयर डेविल्स को। मसला हुआ कि शुएब अख्तर साहब को रुकते नहीं, जज्बाती आदमी। शुएब अख्तर रुकेगा नहीं। शुएब अख्तर का मैच पड़ गया, अपने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नसीम अशरफ थे, डॉक्टर नसीम अशरफ, वो चेयरमैन थे, उनके साथ मैच पड़ गया। शुएब अख्तर क्या कहता है, कहता है ये मेरा चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुझसे पैसे मांगता है कि जो तू कमाए हैं ना IPL से मुझे दे दो। उन्होंने बैन लगा दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया 5 साल के लिए बयान के ऊपर। ठीक है, ठीक है ना। अब मैच उसने टोटल 3 खेले, अभी तो पूरा IPL पड़ा हुआ है। ऐसे ही। ललित मोदी वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ था, ठीक है। उसने पहले तो ये कहा कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, IPL का या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। उन्होंने बैन लगाया ना, IPL ये खेलेगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं रात को मेरे ख्याल डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने फ़ोन किया यहाँ पाकिस्तान से, Request पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ोन किया कि यार उन्हें साढ़े पल्ले कुछ नहीं छड़िया शुएब अख्तर ने, तो अड्डा स्टेटमेंट हो गया। फिर उन्होंने पाबंदी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद कामरान अकमल आए थे, ठीक है। जैसे शुएब अख्तर के साथ गपशप मेरी रही है ना, कामरान अकमल के साथ भी रही है, लेकिन ये इस्लामाबाद में रही है। ठीक है। तो कामरान अकमल का ये था कि एक मैच में इसने 53 स्कोर किया था 24 गेंदों में, वो मैच जीत गए थे, और ये मैच था चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। ठीक है। और इसके साथ फिर एक और मैच था जिसमें वो कुशल वक्त में, कुशल मोमेंट्स नहीं होते मैच, क्रूशियल मोमेंट्स, बिल्कुल। 8 गेंदों में 24 स्कोर कर गया था पंजाब किंग के अलावा। ठीक है। किंग्स 11 पंजाब, अब पंजाब किंग है, अब पंजाब किंग है, पहले पुराना अब नाम इन्होंने बदल दिया। जैसे दिल्ली डेयर डेविल का नाम पहले दिल्ली डेयर डेविल था, वो अब दिल्ली कैपिटल हो गया। ठीक है। इसी तरह ये जो किंग 11 था ना, अब उसका नाम है पंजाब किंग। ठीक है। ठीक है। इन 2 मैच विनिंग कामरान अकमल। अब ये इनकी बदकिस्मती, खुशकिस्मती, बदकिस्मती इस तरह से कि इंडिया के IPL खेलते हुए 7 प्लेयर हैं जो अरबपति हो गए, जिसमें से 3 प्लेयर हैं जो 2 अरब के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। ठीक है। मतलब विराट कोहली हुआ, ठीक है। रोहित शर्मा हुआ, MS धोनी हुआ, ये 2 अरब के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। थोड़ी अमाउंट नहीं होती, ऐसे करके इन्होंने 2 अरब कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा 4 प्लेयर वो हैं, मतलब सुनील नारायण है जो इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर फाइनल में गया ना। सुनील नारायण की एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, वो ख़ास कंट्रीब्यूशन जो है ना, पहले दिन से वो कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेल रहा है। ये भी अरबपति है, इसने भी अरब रुपया IPL से कमाया। सुरेश रैना था, मुझे कई लिहाज से पसंद था सुरेश रैना ने भी अब रिटायर हो गया हुआ, उसने भी 1 अरब रुपया कमाया। जडेजा ने, उसने भी 1 अरब रुपया कमाया। AB डिविलियर्स, उसने भी 1 अरब रुपया कमाया। अब ये 7 प्लेयर थे जिन्होंने 9 अरब से जायद, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 अरब के दरमियान इनकी 10 है। अरब, तो ये 12% बनता है 80 अरब का। सर अब दूसरे, वो उसमें नहीं आ सका। दूसरी बात है कि दूसरा जो क्लब मैंने निकाला था वो 50 करोड़ क्लब निकाला था। अच्छा, 50 करोड़ क्लब में ये था कि वो कोई 31-32 प्लेयर है, ठीक है, जो 50 करोड़ से ज़्यादा कमा चुके हैं। ठीक है। और सबसे टॉप पर गौतम गंभीर है जो इस वक्त कलकत्ता नाइट राइडर का मेंटोर है। बीजेपी के भी हैं वो बीजेपी पॉलिटिक्स में जाके दिल्ली से लड़ा था। वो इलेक्शन में लड़ा था, उसके मुकाबले में खड़े थे आम आदमी पार्टी की खातून, ठीक है, और फिर कांग्रेस का एक बंदा खड़ा था। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की खातून थी जी, उम्मीदवार जी, उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से गौतम गंभीर के ऊपर कुछ आया था कि ये बड़ा बेहुदा बदतमीज आदमी, एलिगेशंस आए थे। ठीक है।
इसके बावजूद वो 2019 का इलेक्शन जीत गया था। अच्छा स्टार साहब, अब दूसरे जो सेगमेंट है हमारा उस तरफ आते हैं कि आपको पता है कलकत्ता नाइट राइडर पहुंच चुकी है फाइनल्स में। जल्दी तुम आए हो दूसरे ठीक सेगमेंट है। पे। उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा क्रूशल है सर। आपने इसके चलो, हवाले से आज जो बातें निकाल ली हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। अब आप मुझे ये बताएं, शाहरुख खान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है, उनकी टीम के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर सियासत को भी घसीट लिया गया, ठीक है। 3 पार्टीज जो बड़ी हैं, इवन बंगाल की जो पार्टी है कांग्रेस, उधर की ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसको भी इसके लपेटे में लाया जा रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे, आपको क्या लगता है, क्या माइंडसेट है, क्या यार ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं? एक बात है हमजा, ज़रा ज़हन में रखो कि सियासत, पाकिस्तान में सियासत होती है, बड़े भूंडे तरीके की पाकिस्तान की सियासत है। ठीक है। पाकिस्तान में जो रूलिंग पार्टी है वो भी अजीब व गरीब भूंडे तरीके से पॉलिटिक्स कर रही होती है। पाकिस्तान में जो अपोजिशन होती है वो भी अपने तरीके से भूंडे तरीके से ही। ठीक है। हमारी किस्मत में लिखा गया है भूंडे तरीके की पॉलिटिक्स। इंडिया पॉलिटिक्स में हमसे बहुत आगे है, लेकिन उतने ही सीजन है। वो सीजन भी हैं, लेकिन राजनीति असल में इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान में पूछोगे कौन सी नीति है? राजनीति, इसमें एक बदनीति तो नहीं है। उसको वैसे थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दे, उस पर भी बात हो सकेगी बाद में। चलो ठीक। उसमें हुआ ये है, जो ट्रेंड नजर आया जी, जो अब आके मजीद पुख्ता हो गया, हम्म, वो ट्रेंड नजर आया कि जो सीबीआई है जी, सेंट्रल ब्यूरो, माशाल्लाह उसकी शोहरत जो है ना, वो नैब को छोड़ो परे। तगड़ी शोहरत। नैब तो खुदाई कसम ताला जितना मर्जी बड़ा ताला लगा दो, ये बंद ही कर दो तो बेहतर है। अगर आपने करप्शन को रोकना है पाकिस्तान में तो नैब को ताले लगाने आपकी पड़ेंगे। बातों से मुझे लग रहा है नैब को पावर नैब की जरूरत है। नहीं, नैब को मेरे ख्याल में यार वो शर्म आती है। नैब का अगर कंपैरिजन सीबीआई के साथ कर दिया जाए शर्म आएगी हमें। वो तो उनकी परफॉर्मेंस देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो। ये तो होता है टारगेट पे आ गया ना, नवाज शरीफ टारगेट पे है, नैब उसके पीछे लग जाएगी। ठीक। इमरान खान टारगेट पे है, नैब इमरान खान के पीछे लग जाएगी। सेल्फ आसिफ अली जरदारी टारगेट पे है तो नैब आसिफ अली जरदारी के पीछे लग दावा जाएगी। तो ये है वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। काहे की सेल्फ केड़ी सेल्फ गवर्निंग बॉडी? सर दावा करती कौन? और बकायदा अगर यार आपने अगर दावे पे जाना तो मैं दावा करता हूँ, मेरा दावा ही मान लो। पॉडकास्ट चल रहा है ना, मेरा दावा है, मुझसे बड़ा एंकर निकाल के दिखा दो, दावा ना मेरा। आपने देखना दावा सही भी है कि नहीं सही, दावा कर दिया हमने। सर, और नैब डी, हाँ जी, प्लीज प्लीज। पूरी दुनिया में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, ठीक है, वो एवेल्यूशन करती रहती है कि दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है ना उनकी क्या, ठीक है, क्या है। तो भाई ये डार्क हॉर्स भी है, ब्लैक शीप भी है, ये ब्लैक शीप भी कह लो, जितनी टर्म्स है वो खत्म है इस पे। ब्लैक डॉग भी है। वो कहते हैं कि ये टारगेट ओरिएंटेड है, ठीक है। ये सोए रहेंगे या नहीं करेंगे, पूरा पूरा साल सोते रहेंगे। मुझे देख रहे हैं ऐसे सोते हुए नैब को, ऐसे अचानक पता लगेगा टारगेट है, आसिम टारगेट है, समझो। ठीक। अब इन्होंने कहना आसिम ने किया कि नहीं किया, इन्होंने फाड़ लेना, इट डजंट मैटर। इन्होंने कहा। तो इसलिए वो सीबीआई का नैब के साथ तुम डी ट्रैक कर गए हो। असल मसला तो ये है, नहीं सर, ये कि जरूरी था। नहीं वो नैब का मेरे पास जितना, मैंने नैब पे किताब लिखी हुई है भाई, अमेजोन किंडल पे है मेरी किताब। वाह। तो ये है कि ये था कि जी ये बात निकलना शुरू हुई कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत उसे इस्तेमाल करते हैं पर्सनल पर्पसेस के लिए। अच्छा, वहां पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये है। पहली दफ़ा ये एक तासुर उभर रहा। ये टर्म नहीं, ठीक है। उसमें हुआ ये कि एक थी जो ये केस है, इस केस में था कि अब ये बात आती है टारगेट कैसे हुआ कलकत्ता नाइट राइडर, टारगेट कैसे हुआ शाहरुख खान, टारगेट कैसे हुआ शाहरुख खान की बेगम गौरी खान, टारगेट कैसे हुआ जूही चावला, ठीक है, जूही चावला का मियां जय मेहता, वो तो टारगेट बहुत कैसा, मशहूर बिजनेसमैन है, ठीक है, ठीक है। और कलकत्ता नाइट राइडर का जो सीईओ है ठीक है, वेंकी मैसूर, वेंकी मैसूर, ओके, वो कैसे टारगेट हुआ, ठीक है, ठीक है। पॉन्जी स्कीम सुनी है ना? हाँ जी, नाम सुना, बिल्कुल सुना। पॉन्जी स्कीम चलती है हमारे जैसे ममालिक में, इंडिया में भी चल रही होती, पाकिस्तान में चल रही होती है। लोग होते हैं लालची, ठीक है, बुनियादी तौर पे पॉन्जी स्कीम की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ नजर आती है वो लोगों का लालची होना होता है। ग्रीड। मुझे कोई कहता है खान साहब 100 रुपये देंगे तो 1000 रुपये मिलेगा अद्धे घंटे च। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। हम विदाउट ये कारोबारी आदमी जो होता है ना, जिसका मैं कहता हूँ ना बिजनेस एक्यूमेंट काम करता, वो कभी भी नहीं आएगा। वो कहेगा मैं कोई चर्च का काम करने लगाऊं कि 100 रुपये लगाऊंगा 1000 रुपये आ जाएगा, वो ऐसे बात करेगा क्योंकि उसका बिजनेस एक्यूमेंट है।
हमारा बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता, हम लालची होते हैं। हम ओवर द नाइट रेवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो रेवोल्यूशन नहीं होता, कुछ और होता है। मैं रेवोल्यूशन को बदनाम ना करूं। ठीक है सर। तो ये पोंजी स्कीम थी, उसमें था कि रोज वैली एक ग्रुप था, रोज वैली एक कंपनी थी। ठीक है। उन्होंने क्या किया, पोंजी स्कीम लॉन्च की, कुछ 17 अरब से ज़्यादा, 17 अरब रुपया उससे ज़्यादा लोगों से बटोरा, बटोरा ही कहेंगे ना, बटोरा। ऑब्वियसली जो रिफंड किया वो 10 अरब रुपया था। जो रिफंड नहीं किया वो करीबन 7.5 जेबें जाता ना, उसको ये कहते हैं कि जेबों में चला गया। उनको खुद भी नहीं पता लगा कि कैसे पैसे, ये 7 अरब रुपया जेब में कैसे गया, साइलेंट। ठीक है ना। वो 7 अरब था। अब उस पे हुआ पोंजी स्कीम के ऊपर वो आए। ठीक है। अब पोंजी स्कीम में ये था कि एक तरफ शाहरुख खान कैसे आ गया, शाहरुख खान की टीम कलकत्ता नाइट राइडर किस तरह आ गई उस पोंजी स्कीम में। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शाहरुख खान को बुलाओ, शाहरुख खान की बीवी गौरी खान उसको बुलाओ, जूही चावला को तलब कर लो। जूही चावला का मियाँ जो है, शौहर जो है, शौहर नामदार है, क्या पति कहते हैं, क्या कहते हैं, पति परमेश्वर। पति परमेश्वर, बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। अब जूही चावला के जो पति परमेश्वर थे जी, जय मेहता जी, उसको भी तलब कर लो। अब जब सीबीआई किसी को बुलाए, तलब करे, वो खुदाई कसम होते राती फिर मंदिर जांदा कि क्या भगवान, क्या गलती होगी मुझे, सीबीआई ने बुला लिया मुझे। ऐसा फर्क है। अच्छा, इतना वहां पे सीबीआई बहुत तगड़ी रही है। अब का मैं डाउट करता हूं कि अब सीबीआई उस टाइम, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी के साथ होता है, किसी की दहशत होती है क्रेडिबिलिटी के साथ होती है। नहीं होती कि ये इंज करके फिर तो सिंपल है, ये जुल्म करते हैं जैसे नैब जुल्म करती है। ठीक है ना। फिर ये होता है, जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी थी वो मेरी अपनी नज़रों में ना डूबियस होना शुरू हो गई। तो एक वक्त मतलब अब कुछ अरसे से हो गया ना, मैं भी कुछ डाउट करना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं डाउट करना शुरू कर गया कि ये सीबीआई क्या कर रही है, हो रहे हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रही है। मतलब शकूक को शुबहात जरूर आते जन्म ले रहे हैं। ठीक है। तो जब वो तलब करती है, इन सबको तलब किया हुआ, वजह क्या थी तलब करने की? वो जो ग्लोबल रोज वैली जो कंपनी थी, जो पोंजी स्कीम, उन्होंने जर्सियां, जो क्रिकेट यूनिफॉर्म किट्स, किट्स, अब कलकत्ता नाइट राइडर के जो खिलाड़ी थे ना, वो रोज वैली ग्रुप की किट्स जो स्पॉन्सर हुई थी, ठीक है, स्पॉन्सरशिप का 11 करोड़ रुपया था, कि रोज वैली ग्रुप ने शाहरुख खान की टीम कलकत्ता नाइट राइडर को स्पॉन्सरशिप दी कि ये जर्सी आपके खिलाड़ी पहनेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो 11 करोड़ रुपया ये होता है। अच्छा, ये ठीक है, इट इज ए नॉर्म ऑफ द डे, कॉमन प्रैक्टिस है। ओके, ये कॉमन प्रैक्टिस है यार। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि तलब करो शाहरुख खान को भी, पूरे टब्बर नु तलब करो। मतलब रेड चिलीज कंपनीज है जो शाहरुख खान की एंटरटेनमेंट, जी, अब वो प्रोडक्शन टीम भी है, प्रोडक्शन कंपनी भी है, फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म प्रोड्यूसर भी जी। इसको भी तलब कर लो, उसको भी तलब कर लो। उस जूही चावला के चक्कर लगते पे, मेहता साहब दे भी और मियाँ के चक्कर लग रहे हैं, गौरी खान के चक्कर लग रहे हैं, शाहरुख खान के चक्कर लग रहे हैं, फलाना चक्कर लग रहे हैं। अब कोई पूछे उन्होंने क्या किया, सीबीआई ने अटैच कर दी प्रॉपर्टी सारी की सारी ये रोज वैली ग्रुप की, और साथ उन्होंने 11 करोड़ इसके भी जब्त कर लिए। ठीक है, शाहरुख खान के कलकत्ता नाइट राइडर के। अब होता क्या है कि इसमें अब बाकी जो सियासत है, इंडिया की सियासत, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। अब ये मैच पड़ा हुआ है, कौन जीतता कौन नहीं जीतता बाद में हम इस पे, हो सकता है कमिंग प्रधानमंत्री, वो नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, वक्त से पहले कुछ नहीं कहना, स्पेकुलेशंस है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि सारी की सारी सियासी जमातें जो इंडिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मां सवाए इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है ना जी, उसको निकाल के बाकी की सारी जमातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी होगी इस बात पे। क्यों? रोज वैली ग्रुप में जो डायरेक्टर थे जी, जो शेयर होल्डर थे जी, उनकी एक तादाद थी जिनका ताल्लुक जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी नहीं है, इस वक्त जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसकी एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। क्या सर है? तृणमूल को
उसके साथ वो अटैच हैं। कैसे अटैच हैं? जी एज MP, एज ठीक है। MLA, एज डायरेक्टर रोज वैली ग्रुप। ठीक है। और उसमें तादाद उनकी बहुत ज़्यादा है जिनका बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। अच्छा ठीक है, 4 जो प्रोमिनेंट बंदे मैं उनका नाम लूँगा। प्लीज। एक चैटर्जी, एक श्रीकांत मेहता, एक मदन मित्रा, ठीक है। और एक तपास लाल गालबन, तपास लाल। अब ये 4 बंदे, इनको CBI उठा लेती है। तो ठीक है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी 22 महीने से बेल नहीं हुई थी। 22 अच्छा। महीने से, 22 महीने बड़ा सर ऑलमोस्ट 2 साल बन जाते हैं। 22 महीने से बेल नहीं हुई थी। हम्म, बेल हो गई लेकिन 22 महीने बेल नहीं हुई। जेल काट रहे हैं। जेल काट रहे हैं या सम्मन कर रहे हैं या प्रॉब कर रहे हैं। ठीक है। ये 4 वो बंदे हैं जो ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं, ऐसे ही है। एडवाइजर हैं, एडवाइजर है। एड हैं, क्लोज एड है, क्लोज कॉन्फिडेंट है। ठीक है। ये तो बीच में एक और डेवलपमेंट हुई, वो कमाल की डेवलपमेंट हुई। वो क्या थी? वो ये डेवलपमेंट हुई कि CBI ने रेड किया जो कलकत्ता का पुलिस चीफ, अब नहीं है मेरे ख्याल में, या अब है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। राजीव कुमार। ठीक है। वो रेड करती है उसके घर पे। कलकत्ता पुलिस चीफ राजीव कुमार के घर में रेड कौन करती है? CBI। बड़ा किस लिए? अजीब है। कि पॉन्जी स्कीम जो स्कैंडल है ना, कुछ चीजें आपने डिस्ट्रॉय कर दी। अच्छा, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। जब वो रेड करती है तो ममता बनर्जी कहती है राजीव को, ऑब्वियस बात है, धरना दे देती है वो। अच्छा। और राजीव को कहती है, अपने IG को कहती है कलकत्ता के, फाड़ लो इन्होंने CBI के अफसरां नूं। वो CBI के अफसरों को डिटेन कर देता है कलकत्ता पुलिस चीफ राजीव कुमार अपने घर में। मतलब उन्होंने कहा रेड की थी, डिटेन, मतलब कैपिटल की अथॉरिटीज को डिटेन कर देते हैं। एक सूबे की पुलिस वो डिटेन कर देती, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, उनको इंटरवीन करना पड़ता है। अच्छा, उनको तलब किया। कि ठीक। भाई ये चीजें संभालो, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। ठीक है। वो फिर निकालते हैं। अब उसमें एक बात जो चलती है, जो अब इस एक वक्त में हम इलेक्शन 2024 में जा चुके हैं ना इंडिया जी। में, यहाँ पर दिल्ली का एक चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका? केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को भी अंदर किया। एक्साइज पॉलिसी एक चल हाँ रही जी, है किया। दिल्ली की। एक्साइज पॉलिसी एक स्कीम थी जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ा है, बकौल CBI के, बकौल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के यहाँ। और उन्होंने पकड़ा कब है केजरीवाल को? जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आए हुए थे। ठीक उन्होंने है। फाड़ लिया। ठीक है। उन्होंने कहा ये आपकी FIR कटी हुई है, 1.5 साल हो गया, ठीक। फड़ दे तुसी हून पे हो। ये मेरा भी सवाल है कि यार 1.5 साल से एक FIR कटी हुई है जिसमें केजरीवाल का नाम है। आप आम आदमी पार्टी के बंदों को पकड़ते रहे, उसमें सीनियर मिनिस्टर भी थे दिल्ली के। ठीक है। ठीक है। आप उनको भी पकड़ते रहे, तो केजरीवाल को अब क्यों पकड़ा? उसकी वजह Big से question डाउट आता Big है कि question ये mark। करता है। केजरीवाल की बेल हो गई है और अदालत ने बेल उनको दी है कि जनाब आपने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना है। ठीक है। इतने दिनों की हम आपकी बेल, इंटरम बेल मंजूर कर रहे हैं। ठीक। उसमें लग रही ये रहा है कि शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट हो ना तो हम शायद का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ, ठा करके हूँ कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा रहा है। ठीक है। वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी चाहिए अवॉइड करना कि हमें कोई भी सियासी गवर्नमेंट हो, अब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो है नहीं, वो इंडिया की गवर्नमेंट है। इंडिया की गवर्नमेंट में ये नहीं रहा कि पुलिस हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। वो ऐसे नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर चल पड़े अंधाधुंध। ठीक है। होता है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, पुलिस भी साथ मिली होती है, बड़े बड़े पर्दा नशीन होते हैं। ठीक है। वो सारा उस तरह से नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होता। पाकिस्तान में तो ऐसे ही नैब की मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ कि बादामी करके सोए होते हैं। हाँ जी, क्या बताएं जी, बताएं। आप कहने का मतलब है इंडिया का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। ठीक है ना। अब उसमें ये कलकत्ता नाइट राइडर फाइनल में पहुंची हुई है 2024 के। कहने वाले ये कहते हैं कि जीत का इम्कान ज्यादा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं ये मैच ही बुक है।
यार बुक मैच मैं पहले भी कह सर चुका मैं अच्छा हूँ। चलिए मैं अपने अल्फाज की नहीं, तनसीक कर नहीं, ले तो एक नहीं, मिनट मुझे मैच कहने फिक्स दो, है, मैच फिक्स है। मुझे करने दो। मैंने पहले भी आपके सामने 2 दफ़ा फरमाया था, जी, जी। दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो इंतहाई मुश्किल होती हैं सबूत के साथ प्रूव करना। ठीक है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? एक मैच फिक्सिंग, एक इलेक्शन में धांधली। ठीक है। आप साबित करके दिखा दें, सतार खान आपके सामने बैठा, खुदा की कसम मैं आपके माथे पे झूमर भी लगाऊंगा और आपके माथे पे मैं छम्मे को भी लगा दूंगा। नहीं सर मैं अपना जेंडर नहीं तब्दील करना चाहता। आप मैच बुक होना, मैच फिक्स होना, ये हमारे यहाँ आदत भला क्या है? क्या? मैं पंटर हूं ना, मैं मैच लगाता हूँ। ठीक है। मैंने टिका के मैच लगाया। ठीक है। जो ही मैच का फैसला आया कि मैंने जिस टीम पे लगाया था वो टीम हार गई, तो मेरा पहला अल्फाज क्या होते? ये मैच फिक्स थी, क्योंकि मैं हार गया। आपका मतलब ये गलतुल-आम एक और तासुर। यार नहीं, ये मैच फिक्सिंग को प्रूव करना पड़ता है। ठीक इसको प्रूव किए बगैर ही कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जिसको आप एविडेंस के बगैर, प्रूफ के बगैर आप साबित कैसे कर सकते हैं? अदालत में जाएंगे, अदालत साहब ने कहा साबित करो, वेयर आर दी एविडेंस। हेयर से पे नहीं फिर क्या चलता। आप कहेंगे नहीं आप देख लें जी, वो कर लें। वो इस तरह नहीं होता, अदालत उठा के बाहर मारेगी है की करता, आप देखें ना ये हुआ, तो वो कहेंगे साबित करना है आपने। ठीक है। मसला आपने उठाया, साबित आपने करना है। उन साड़ी ड्यूटी ला रहे हो कैसी साबित करना। सही। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐसे होती है। पहले आपको बताया 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ी पहली मरतबा आईपीएल में खेलते हैं। ठीक है। वो बेचारे 4 खिलाड़ियों में खास तौर पे जिक्र बिल्कुल किया ऐसी। कि उनका क्या हुआ। 11 के 11 खिलाड़ी वो थे जिनकी विराट कोहली से ज़्यादा बोली लगी। ठीक है। उनकी विराट कोहली आज 2 अरब पे पहुंचा हुआ, वो बेचारे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 90 नहीं लाख, पीएसएल 2 कुछ ना कुछ करोड़, दे ये रहा है। सारा वो करके वो वापस आ गए। ऐसी बस ऐसी दैट्स ऑल। ऐसी। अगर वो खेलते तो क्या आज हमें अच्छा ना लगता कि शायद अफरीदी ने 1 अरब रुपए कमा लिया? ये मैं हाँ वैसे बात हाँ कर, एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक और है। मोहम्मद आसिफ ने 1 अरब रुपए कमा लिया, वो शुएब अख्तर ने 1 अरब रुपए कमा लिया, वो कामरान अकमल ने कमा लिया, और सोहेल तनवीर ने कमा लिया, वो उमर गुल ने कमा फिर लिया। आईपीएल भी पोडियम भी बढ़ा है ना अब उससे। तुम देखो ना कि हमारा एक आधा बंदा पाकिस्तानी खिलाड़ी होता कि जो अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं, बिल्कुल ऐसी। देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारा हो सकता है एक आधा बंदा अरबपतियों में शामिल होता। ऐसी है ऐसी है। एक आधा बंदा, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी हमारे हो सकता है 50 करोड़ क्लब में शामिल होते हैं बिल्कुल आईपीएल ऐसी के। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। लेकिन वो बेचारे खेले। अब देखो ना, अफसोस हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं कर सकता हूँ, आपको भी ऐसे कहूँगा। या शो ख़त्म होने के बाद जो अफसोस करेगा छम्मा, ओए होए, वो आपके और मेरे अफसोस से बहुत आगे का अफसोस। चले सर, बहुत शुक्रिया सतार साहब। आपके साथ आज की पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा ये मज़ा आया कि आज मैंने भी लिबर्टी के साथ बोला काफ़ी अरसे बाद। काफ़ी अल्फाज का तयन आपने मेरा ठीक भी किया, और काफ़ी मेरे जो मिसलीडिंग फैक्ट्स थे मेरे दिमाग में उनको भी आपने ठीक किया। व्यूअर्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आज की पॉडकास्ट में काफ़ी स्पाइस अप थिंग्स थी जो इंडिया की सियासत और इंडिया की क्रिकेट से रिलेटेड थी, और आईपीएल की जो पुरानी बाज़गुज़िश से लेकर आज तक की जितनी कहानी थी उसको हमने सम अप किया है अपने एक पॉडकास्ट के अंदर। ऑब्वियसली ये एक वक्त में तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो पूरी एक इंसान को एक अलहदा ज़िंदगी चाहिए जीने के लिए। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।